माय डियर फ्रेंड्स, एक्सीलेंट विजन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नॉन टेक्निकल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक या चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, जो जिससे आपका क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी जेई ले लें, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम ले लें। जेई लेवल के कंपटीशन के एग्जाम को छोड़कर, चाहे जेई लेवल का एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे आर्मी ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी विभाग हो, सभी विभागों में आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि समझ में भी आ जाए, क्योंकि हमें इस टॉपिक को रटना नहीं है, समझना है। ये समझ गए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगे। और इससे 2 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, और जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही आपका काफ़ी है। यदि आप IAS लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यदि IAS PCS को छोड़कर और भी जो तैयारी कंपटीशन की कर रहे हैं, उन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ाएंगे उतना ही बहुत काफ़ी है। तो हम लोगों को ये रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो आइए देखते हैं मुगल साम्राज्य का जो कार्यकाल था या शासनकाल था, कब से कब तक चला। तो मुगल साम्राज्य को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि भारत की राजनीति की स्थिति क्या थी मुगल साम्राज्य के आने के समय। जब आने वाला था आपका मुगल साम्राज्य, तो राजनीतिक स्थिति भारत की क्या थी। तो देखा जाए, जब मुगल साम्राज्य आपका आने वाला था, तो जो आपका दक्षिण भारत था उसमें आपके 2 राज्य बन चुके थे। एक आपका था विजयनगर, एक और दूसरा आपका था बहमनी। 2 आपके राज्य बन चुके थे। और ये बात की जाए दिल्ली की ओर की, तो जो दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा था, उसका जो अंतिम वंश था वो आपका लोधी वंश था। उसका शासन चल रहा था, जिसका आपका शासक इब्राहिम लोधी था। यानी जब मुगल साम्राज्य आपका भारत में आने वाला था, तो दिल्ली में सल्तनत काल के अंतिम वंश लोधी वंश का शासनकाल चल रहा था, जिसका शासक आपका इब्राहिम लोधी था। और दक्षिण भारत में आपके 2 राज्य बन चुके थे। तो यदि बात करें मुगल साम्राज्य के शासनकाल की, तो मुगल साम्राज्य आपका स्टार्ट होता है 1526 से। मेन रूप से औरंगजेब के शासनकाल तक चलता है। औरंगजेब आपका 1707 तक था। औरंगजेब का शासनकाल जो आपका था 1707 तक था। मेन रूप से यहाँ तक आपका बहादुरता से आपका शासनकाल चलता है। उसके बाद आपके कई साल तक बहादुर शाह जफर द्वितीय प्रथम आते हैं। तो इसका टोटल शासनकाल आपका 1857 तक चलता है। 1707 से 1857 तक चलता है, या मेन रूप से इसको कह सकते हैं हम लोग 1526 से 1857 ईस्वी तक। यानी जो मुगल साम्राज्य का शासनकाल था वो आपका 1526 से 1857 ईस्वी तक चला। अब एक बात करें कि मुगल कौन थे, तो मुगल आपके 2 वंशों से मिलकर बना हुआ योद्धाओं का समूह था। जो मुगल आपका था वो 2 वंश से मिलकर बना हुआ योद्धाओं का समूह था। अब 2 वंश कौन कौन से थे? एक आपका था तुर्क और दूसरा था आपका मंगोल। यानी पहला था तुर्क या तैमूर वंश कह सकते हैं इसको, और दूसरा था मंगोल जो आपके चंगेज खां के शासनकाल का था। यानी जो आपका मुगल था वो आपका 2 वंशों से मिलकर बना हुआ योद्धाओं का समूह था। ये आपके तुर्क प्रदेश का एक प्रजाति था, उससे उत्पन्न हुए थे। और ये आपका तुर्क और मंगोलों से मिलकर बना हुआ एक योद्धाओं का समूह था। तो ये आपके थे मुगल, यानी 2 वंशों से मिलकर एक योद्धाओं का समूह था जो आपका मुगल था। यानी मंगोल और जो 2 वंश थे वो आपके मंगोल थे और तुर्क थे। और यदि बात करें कि ये तुर्क प्रदेश के किस शाखा से बने हुए थे, तो ये जगताई शाखा से बने हुए थे। तुर्क प्रदेश के जगताई शाखा से बने हुए थे। तो अब बात करें कि मुगल
साम्राज्य कैसे स्टार्ट होता है, इसकी स्थापना किसने की, तो इसका जो संस्थापक था वो आपका बाबर था। जो इसका संस्थापक था वो आपका बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक यदि पूछ लिया जाए तो आपका बाबर था। और मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद उसने एक पद को प्रचलित किया जिसका नाम था पद पादशाही। पद पादशाही को प्रचलित किया जिसके अंतर्गत जो शासक होते थे उसको बादशाह कहा जाता था। यानी फिर से समझ लीजिएगा कि जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था वो आपका बाबर था और उसने एक पद पादशाही नामक एक पद आपका प्रचलित किया जिसके अंतर्गत जो शासक होते थे उनको बादशाह कहा जाता था। तो अब यदि बात करें कि मुगल साम्राज्य में कौन कौन से शासक आपके थे या कौन कौन से शासक शासन किए और किस कार्यकाल से लेकर किस कार्यकाल तक किए, तो उसको याद करने की एक ट्रिक भी है। ट्रिक है आपकी बाबा हमारे आकर जहांगीर और शाहजहां को औरंगाबाद ले गए। तो ट्रिक है आपकी बाबा हमारे आकर जहांगीर और शाहजहां को औरंगाबाद ले गए। तो हम बताएंगे कि मुगल साम्राज्य में जो शासक थे वो कौन कौन से शासक थे और कितने समय से लेकर कितने समय तक उन्होंने कार्यकाल या शासन किया। तो बाबा का मतलब सबसे पहले आपका हो गया बाबर, हमारे का मतलब हुमायूं, आकर का मतलब अकबर और जहांगीर का मतलब जहांगीर होगा ही और शाहजहां का मतलब शाहजहां और को औरंगाबाद मतलब औरंगजेब। ये मुख्य रूप से शासक थे मुगल साम्राज्य के और इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा आता है। इन्हीं 6 के बारे में ही क्वेश्चन पूछा आता है सबसे ज्यादा। तो बाबर का शासनकाल कब से कब तक चला इसको हम लोग देख लेते हैं। 1526 से 1530 ईस्वी तक जो आपका बाबर का शासनकाल था वो चला। उसके बाद यदि बात करें हुमायूं के शासनकाल तो ये 2 कार्यकालों में इसका शासनकाल विभाजित था। पहला ये 10 साल ही शासन कर पाया 1530 से 1540। उसके बाद यह दूसरी बार फिर आया 1555 से 1556 ईस्वी तक, यानी 1 साल पूर्णतः भी शासन नहीं कर पाया था। 1556 में भी ये हार मान गया था और भाग गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आपका अकबर आया और इसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक शासनकाल चला। उसके बाद आपके जहांगीर आए 1605 से आपका इसका शासनकाल चला 1627 ईस्वी तक, यानी जो आपके 1605 से 1627 ईस्वी तक आपका शासनकाल किया। जो आपके जहांगीर थे इन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया और उसके बाद जो आपके शाहजहां थे इन्होंने आपका 1627 से 1657 ईस्वी तक शासनकाल किया और जो आपके औरंगजेब थे ये 1657 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। यानी जो बाबा थे उन्होंने 4 साल शासन किया, 26 से 30, हुमायूं 15 से 30 से 40। इसके बीच में आपके जो शेरशाह आ गए थे उन्होंने कब्जा कर लिया था तो इनको भागना पड़ा था। उन्होंने 1540 से 1555 तक सूर्यवंश चला था आपका। 45 में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अफगानों ने शासन किया, फिर हुमायूं ने लड़कर जीता और सिकंदर से लड़ाई करके जीतने के बाद पुनः वापस सत्ता में आए थे। तो 1501 साल तक ही शासन कर पाया था इन्होंने। उसके बाद अकबर आया 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर आया 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। शाहजहां आया 1627 से 1657 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद औरंगजेब आए 1657 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। तो आइए देखते हैं मुगल साम्राज्य के सबसे पहले शासक बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका शासनकाल आपका चला था 1526 से 1530 ईस्वी तक। अब यदि इसके परिचय के बारे में बात करें
तो जो बाबर का जन्म हुआ था वो 1483 ईस्वी में हुआ था। जन्म और मृत्यु से इसके लेन देन नहीं है, पूछा भी नहीं जाता है। जो मेन पॉइंट होंगे उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसका जन्म जो हुआ था आपका 1483 ईस्वी में हुआ था। और उसके जो पिता थे वो आपके उमर से एक मिर्जा थे। इसके जो आपके पिता थे वो आपके पिता का नाम आपका था उमर से मिर्जा। जिसके पिता थे आपके उमर से एक मिर्जा थे, ये तैमूर वंश के थे। तैमूर मतलब तुर्क वंश थे, तुर्क वंश के थे। तो ये तुर्की भाषा भी जानते थे, इसी प्रकार से बाबर भी तुर्की भाषा जानता था। उसने आत्मकथा भी तुर्की भाषा में लिखी थी। तो इसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। पिता उमेर शेख मिर्जा तैमूर वंश के थे और जो माता थी वो आपकी मंगोल वंश की थी, यानी चंगेज खां के शासनकाल की थी। इसीलिए आपका मुगल साम्राज्य बना, क्योंकि इसके पिता तैमूर वंश के थे और उसकी माता जो थी मंगोल वंश की थी। इन दोनों की शादी हुई, जिसके कारण दो वंश मिले। इसीलिए मैंने बताया था मुगल कौन थे, यानी दो वंशों से मिलकर एक योद्धाओं का समूह था। और जिसका अर्थ होता है आपका बहादुर, यानी बहादुर आपके शासक भी हुए थे 1760 ईस्वी तक। तो इसके पिता आपके उमर से एक मिर्जा तो तैमूर वंश के थे। एक फरगना नामक राज्य, फरगना नाम का एक छोटा राज्य था, उसके शासक थे। यानी एक फरगना नामक छोटा राज्य था। फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। जिसके पिता थे उमर शेख मिर्जा, फरगना नामक छोटे राज्य के आपके शासक थे। और इसका जन्म आपका बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। तो हुआ क्या, जब इसके पिता की मृत्यु हो गई 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु होने पर जब पिता की मृत्यु हो गई तो फरगना का कार्यभार इसने संभाला। जो फरगना नामक छोटा राज्य था, तो पिता की मृत्यु जब 1494 ईस्वी में हुई तो उसने फरगना का कार्यभार संभाला। और जब फरगना का कार्यभार संभाला तो हुआ क्या, ये बहुत ही छोटी उम्र में आपका इसको कार्यभार संभालना पड़ा था। तो 1494 ईस्वी में जब इसने फरगना का कार्यभार संभाला तो इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहा। तो इसने किया क्या कि 1494 ईस्वी में इसने समरकंद को जीतने का प्रयास किया। समरकंद को जीतने का समरकंद को जीतने का प्रयास किया, समरकंद का युद्ध किया और जीतने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। तो जब असफल रहा तो उसने हार नहीं मानी। फिर से उसने 1507 ईस्वी में, ये आपके सभी याद करने पड़ेंगे, पूछ भी लिए जाते हैं कि समरकंद का युद्ध कब हुआ था। 1494 ईस्वी में। उसके पिता की मृत्यु तो पूछा नहीं जाता ज़्यादातर, ना ही उसका जन्म पूछा जाता है। उसके पिता का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, उमर शेख मिर्जा या मिर्जा उमर शेख भी कहते हैं, जो फरगना नाम के छोटे राज्य के शासक थे। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो अभी फरगना नामक छोटे राज्य का शासक बन गया। और 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल हुआ। तो इसने 1507 ईस्वी में किया क्या कि 1507 ईस्वी में बाबर ने काबुल और गजनी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1507 ईस्वी में काबुल और गजनी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और जब अधिकार कर लिया तो खुशी होगी ही। जब दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो उससे खुशी हुई, और इसी के खुशी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। तो 1507 ईस्वी में भी 1507 ईस्वी में जीत के खुशी में बादशाह की उपाधि धारण की।
मैंने पहले भी बताया था कि जितने से मतलब है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और इतने से बाहर किसी भी पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। तो 1507 ईस्वी में जीत के खुशी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद क्या किया कि 1511 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया। तो अब हम लोग देखेंगे कि बाबर द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण, बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण, इसको पढ़ने से पहले ध्यान दे दीजिएगा कि जो भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन जो भारत के आंतरिक भाग थे उस पर आक्रमण उसने पांचवें आक्रमण के तहत किया। यानी यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के आंतरिक भाग पर बाबर द्वारा कब आक्रमण किया गया, तो पांचवें आक्रमण के तहत बाबर द्वारा भारत के आंतरिक भागों में आक्रमण किया गया। तो बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण के तहत उसने क्या किया कि 1519 ईस्वी में उसने बाजौर और भैरा के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। यानी 1519 ईस्वी में बाजौर और भैरा के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। यदि बात की जाए बाजौर और भैरा की, तो यह आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र था। तो 1519 ईस्वी में उसने क्या किया कि बाजौर और भैरा के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र था। और 1519 ईस्वी में ही उसने पेशावर को जीता। 1519 ईस्वी में ही उसने पेशावर को भी जीत लिया। और 1524 ईस्वी में पंजाब, आपका जो लाहौर था उसके सहित पंजाब जो था उसके अधिकांश भागों पर कब्जा भी कर लिया। यानी 1524 में उसने क्या किया कि लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। फिर से समझिएगा, बाबर द्वारा भारत के आंतरिक भागों में पांचवें आक्रमण के तहत आक्रमण किया गया और 1519 ईस्वी में इसने बाजौर और भैरा के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और उसने पेशावर को भी जीत लिया। जो आपका यदि बात की जाए पेशावर की, तो ये आपका पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र था। यानी जो आपका ये था पाकिस्तान का क्षेत्र था पेशावर आपका। तो उसने 1519 ईस्वी में पेशावर को भी जीत लिया, जो आपका पाकिस्तान का क्षेत्र था। और 1524 ईस्वी में लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भाग पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद उसने क्या किया कि जो अपने शासनकाल को, अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए, मुगल साम्राज्य के शासन को चलाने के लिए या शासक बनने के लिए उसने क्या किया कि बहुत सारे युद्ध तो लड़े ही थे, लेकिन जो प्रमुख युद्ध थे उसको जीतकर उसने शासनकाल अपना आरंभ किया था। तो 1524 तक तो उसको शासनकाल पूरा मिला नहीं था, सत्ता उसके हाथ में पूरी आई नहीं थी। वैसे भी यह साम्राज्य को अपना स्थापित पूरी तरीके से नहीं कर पाया था। साम्राज्य को अधूरा, आधा अधूरा छोड़कर ही यह आपका मर गया था या खत्म हो गया था। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं आया था। इसके 4 पुत्र भी थे। तो इसके चारों पुत्रों की बात करें तो आपका था कामरान, हुमायूं सबसे बड़ा था, कामरान था, अस्करी था और मिर्जा हिंदाल था। इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। यानी जो 4 पुत्र थे आपके थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ने क्या किया कि अपने शासन काल को स्थापित करने के लिए या मुगल साम्राज्य पर शासन करने के लिए, मुगलों पर शासन करने के लिए इसने 4 प्रमुख युद्ध लड़े। सबसे पहला था पानीपत का युद्ध, उसके बाद आपका खानवा का युद्ध था, उसके बाद चंदेरी का युद्ध था, उसके बाद घाघरा का युद्ध था और घाघरा के युद्ध के बाद वो आपका मर गया था या उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके 4 पुत्र भी थे, जैसा कि मैंने बताया। सबसे पहला बड़ा पुत्र था हुमायूं, फिर कामरान, फिर अस्करी, फिर हिंदाल। तो क्या हुआ कि
1526 में इसने पानीपत का युद्ध लड़ा। तो आइए देखते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, इसको याद करने का तरीका भी है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद पर गया और 29 में घर लौट गया और 30 में मर गया। तो 26 में पानी पिया का मतलब 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध। 27 में खाना खाए का मतलब खानवा का युद्ध। 28 में चांद पर गया का मतलब चंदेरी का युद्ध और 29 में घर लौट गया का मतलब घाघरा का युद्ध। तो ध्यान दीजिएगा 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का युद्ध। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब बाबर आया था, मुगल साम्राज्य आया था, तो जो दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा था, उसका जो अंतिम वंश चल रहा था लोधी वंश, उसका शासक आपका इब्राहिम लोधी था। और चूंकि पानीपत दिल्ली में ही है, तो पानीपत का युद्ध उसी के साथ हुआ था, इब्राहिम लोधी के साथ, यानी इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ। तो हुआ क्या इस युद्ध में कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में बाबर ने किया क्या कि तुगलमा युद्ध प्रणाली को अपनाया। तुगलमा युद्ध प्रणाली को अपनाया, जो किसी शासक के द्वारा अपनाया गया पहली युद्ध नीति थी। और इसमें तो बाबर ने इस युद्ध में तोपखानों का भी प्रयोग किया। और जो तोपखाने या बंदूकों का जो आपका नेतृत्व कर रहे थे, वो आपके दो नेता थे, आपके उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। ये क्या कर रहे थे, आपके बंदूकधारियों और तोपखानों का नेतृत्व कर रहे थे। तो तुगलमा युद्ध प्रणाली को अपनाया इसने। और जो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली थे या मुस्तफ़ा खां थे, वो बंदूकधारी और तोपखानों का नेतृत्व कर रहे थे, ये आपके जो दो नेता थे। और ये जो तुगलमा आपकी युद्ध नीति थी, ये बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। किससे सीखी थी? तो आपकी उज्बेकों से। उज्बेकों से आपकी तुगलमा युद्ध प्रणाली सीखी थी। तो इस प्रकार से पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें तुगलमा युद्ध प्रणाली का बाबर ने यूज किया और ये आपके उज्बेकों से सीखी थी। और इसमें जो बंदूकधारी और तोपखानों का भी प्रयोग किया गया था, जिसका नेतृत्व आपका उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली कर रहे थे या मुस्तफ़ा खां कर रहे थे। तो इस युद्ध में आपका इब्राहिम लोधी हार गया था और छोड़कर भाग गया था, जिससे आपका मुगल साम्राज्य का शासन आपका शुरू हुआ बाबर के द्वारा। तो उसके बाद फिर उसने खानवा का युद्ध किया, जो आपका राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का अर्थ होता है आपका इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध, धर्म युद्ध। जो आपका खानवा का युद्ध था, उसमें बाबर ने
जिहाद का नारा दिया। और जिहाद का आपका अर्थ होता है इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ा गया धर्म युद्ध। और जिहाद का नारा देने के बाद फिर से आपका खानवा का युद्ध जीत गया। बाबर आपका खानवा का युद्ध जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली। गाजी की उपाधि धारण कर ली। गाजी का अर्थ होता है आपका गाजी की उपाधि धारण की। कब धारण की? जब यह युद्ध रणसांगा से जीत गया तो उसने गाजी की उपाधि धारण की। और गाजी का अर्थ होता है काफिरों की रक्षा करने वाला। तो फिर से समझ लीजिएगा कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ रणसांगा और बाबर के बीच। तो इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ा गया धर्म युद्ध। और उसने युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण कर ली। गाजी का अर्थ होता है कि काफिरों को मारने वाला। तो इस प्रकार से खानवा का युद्ध हुआ। और 28 में आपका चांद पर गया का मतलब चंदेरी का युद्ध हुआ। और चंदेरी का युद्ध का हुआ मेदिनी राय और बाबर के बीच। ये चारों युद्ध आपके बाबर ने जीते थे। तो मेदिनी राय भी इसमें हार गया, बाबर जीत गया। और जो 29 में आपका युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध, ये आपका अफगानों और अफगान मुसलमान थे जो उनके और बाबर के बीच आपका हुआ था। इसमें आपके अफगान हार गए थे। तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। तो जब इसकी मृत्यु हो गई तो 26 दिसंबर 1530 में मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो इसका जो शव था वो आगरा के आराम बाग में सबसे पहले दफनाया गया। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन उसने कहा था कि काबुल में दफनाना, तो बाद में इसके जो शव था उसको काबुल में दफनाया गया। यानी जो ये वास्तविक रूप से देखा जाए कि जो बाबर का शव था वो आपका काबुल में दफनाया गया था। तो 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगरा के आराम बाग में पहले दफनाया गया, लेकिन बाद में फिर से काबुल में दफनाया गया था। और चूंकि मैंने शुरू में बताया था कि बाबर आपका तुर्की भाषा को जानता था, तो उसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में ही लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा। आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा। तो उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाने ने किया था। फारसी भाषा में इसका अनुवाद आपका अब्दुल रहीम खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खाना ने आपका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और इसकी एक फेमस बहन भी थी, फेमस पुत्री भी थी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। यानी जो हुमायूं की बहन थी, फेमस बहन गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी। जो आपकी हुमायूं की आत्मकथा थी उसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। यह पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। उसका नाम था बाबरनामा और तुर्की भाषा में लिखी थी, क्योंकि तुर्की भाषा को जानता था। और फारसी भाषा में अनुवाद आपका अब्दुल रहीम खाना ने किया था। उसके बाद यदि बात की जाए तो यह मुबैयान नामक पद्य शैली को भी जानता था। मुबैयान नामक पद्य शैली को भी जानता था। तो जो बाबर था आपका मुबैयान नामक पद्य शैली को भी जानता था। और एक सिक्का भी इसने चांदी का जारी किया था। सिक्के का नाम था आपका शाहरुख नामक सिक्का। शाहरुख नामक सिक्का इसने जारी किया था, जो आपका चांदी का बना हुआ था। यदि पूछ लिया है कि शाहरुख नामक सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था, तो आपका बाबर के द्वारा जारी किया गया था, जिसका नाम था शाहरुख नामक सिक्का। तो इस प्रकार से ये बाबर का शासनकाल था, 1526 से 1530 तक चला। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि बाबर का जन्म कब हुआ, तो 1483 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई, 1530 ईस्वी में। यह फरगना नामक छोटे राज्य का
शासक बना 1494 ईस्वी में, जब उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई, जो आपके फरगना के राज्य के छोटे राज्य के शासक थे। तो 1494 ईस्वी में इसने समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। उसके बाद उसने क्या किया कि 1507 में काबुल और गजनी के क्षेत्र को जीत लिया, और जब जीत लिया तो उसी खुशी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की 1507 ईस्वी में। फिर उसने क्या किया कि 1519 ईस्वी में उसने क्या किया कि जो आपका पेशावर था उसको भी जीता। और जब 1519 में पेशावर आपका जो पाकिस्तान के क्षेत्र में आता उसको जीता, उसके बाद 1524 ईस्वी में पंजाब के अधिकांश भाग को अपने हिस्से में ले लिया, लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भाग को अपने हिस्से में ले लिया। उसके बाद पूर्ण रूप से शासक बनने के लिए इसने पानीपत का युद्ध लड़ा 1526 ईस्वी में। उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा, उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा, उसके बाद आपका घाघरा का युद्ध लड़ा। इस प्रकार से युद्ध लड़ते लड़ते मर गया, लेकिन पूर्ण रूप से वह साम्राज्य को स्थापित नहीं कर सका। उसके बाद इसका जो बेटा था हुमायूं, वह शासन करने आया। तो इसके शासनकाल के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। लेकिन जब ये मरते समय इसने कहा था अपने बड़े बेटे हुमायूं से कि जो आपके 3 भाई हैं, उसके 3 भाई अस्करी, हिंदाल और कामरान थे। उसने कहा, बाबर ने हुमायूं से कहा कि अब इस अपने तीनों भाइयों के बीच में अपने साम्राज्य के राज्य को बांट देना। तो ऐसा ही किया था हुमायूं ने। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे हुमायूं के बारे में। तो नेक्स्ट आपका जो मुगल साम्राज्य का शासक था वो आपका बाबर के मरने के बाद हुमायूं आया था। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और अपने सुझाव, यदि मेरे प्रति कोई सुझाव है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में साझा करें, जिससे हमें पता चल सके कि क्या आपके मन में चल रहा है। और यदि समझ में आ रहा हो तो अवश्य लाइक करें। और तो अगले लेक्चर में हम लोग मुगल साम्राज्य के अगले शासक हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग।